तभी मानवू ने अनाउंस किया कि पार्ट 1 ओवर हो चुका है। चलो अब तुरंत ही दूसरे पार्ट पर मूव करते हैं। सबसे पहला सीन है इंट्रोगेशन रूम का। ह्यूंग और मैनेजर पार्क आमने सामने बैठे हुए हैं। झुंग मीन वूजिन को देख सोचने लगा कि ये तो स्क्रिप्ट की ओर देख भी नहीं रहा, क्या इसे स्क्रिप्ट पढ़ना जरूरी नहीं लगता? वैसे अगर इसकी अभी की एक्टिंग देखी जाए तो इसने स्क्रिप्ट को एकदम पागल की तरह एनालाइज और मेमोराइज कर लिया होगा। इतना सोच उसने स्क्रिप्ट से अपनी लाइन बोलते हुए मैनेजर पार्क से पूछा कि तुमने अभी अभी कन्फेस कर दिया राइट? तुमने कन्फेस करने के लिए इतनी परेशानी क्यों झेली? तुम एक फेमस सीरियल किलर हो, अगर तुम छिपना चाहते तो ये केस पूरी जिंदगी के लिए रहता। सामने से वुजीन ने अपनी लाइन बोलते हुए बताया कि ये फीलिंग मुझसे सही नहीं जा रही थी। एक ऐसी फीलिंग जब आपको किसी ऐसी चीज के लिए अक्यूज किया जाए जो आपने की ही ना हो। ह्यूंग ने पूछा कि गलत एक्यूजेशन से तुम्हारा क्या मतलब? तुमने हाल ही में उसी तरह मर्डर किया है जैसा तुमने पास्ट में किया था, राइट? व्यूजीन ने उसे जवाब देते हुए बताया कि मैंने इसीलिए सरेंडर किया है। हाल ही में हुआ मर्डर मैंने नहीं किया। कोई मेरे काम को इमिटेट कर रहा है। वो एक फेक किलर है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम खुद से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। मैंने इसीलिए कन्फेस किया है ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मैंने ये मर्डर नहीं किया। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तो क्या इसका मतलब किलर कोई और है? इतना बोल झुंगमीन वहां बैठे बाकी लोगों को देख सोचने लगा कि अब मेरे साथ इन सबको भी समझ आ गया होगा कि वुजीन को इस रोल के लिए कास्ट क्यों किया गया है। तभी मानवू ने अनाउंस किया कि अब नेक्स्ट सीन शुरू करो। वहीं झुंगमीन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वुजीन इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाने के बाद भी ऐसे शांत कैसे बैठ सकता है। क्या इसके लिए इस लेवल की एक्टिंग करना आम बात है? ये सब सोचते हुए वो परेशान हो गया। तभी उसके पास बैठे बंदे ने उसे आवाज लगाई। उसने झुंगमीन से कहा कि अभी अपना फोकस बनाए रखो। उस व्यूजीन ने सिर्फ अपनी एक परफॉर्मेंस से ही सबको कैप्टिवेट कर लिया है। अभी यहाँ का पूरा फ्लो वो जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर रहा है। वो कोई नौसिखिया नहीं है, उसका जरूर कोई ग्रेट पास्ट रहा होगा। आखिर इतना बताया होगा। झुंगमीन तुम भी अच्छे से फोकस करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो बंदा अपनी एक्टिंग के जरिए तुम्हें खुद की परछाई में ढक देगा। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और स्क्रिप्ट रीडिंग खत्म हो जाती है। पीडी मानवू ने सबके काम की तारीफ करते हुए बताया कि हमने आफ्टर पार्टी के लिए भी तैयारियां की है, इसलिए तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो अपने रूम में आराम भी कर सकते हो। ये सुन सारे लोगों ने उससे थैंक यू कहा। फिर कुछ एक्टर्स वुजीन को देख उसकी एक्टिंग के बारे में बातें करने लगे। उसकी एक्टिंग देख उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वुजीन वाकई में असिस्टेंट मैनेजर पार्क हो। वो उसके सीरियस एक्सप्रेशन देख सोचने लगे कि क्या ये अभी अपने इमोशंस रिकवर कर रहा है। वहीं वुजीन मन ही मन बोल रहा था कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। मैं आफ्टर पार्टी के दौरान बहुत सारा खाना खाऊंगा। इन बाकी के लोगों ने भी निकलना शुरू कर दिया है। क्या मुझे भी चलते बनना चाहिए या फिर यहाँ रुककर थोड़ा इंतजार करना चाहिए? तभी पीछे से एक रिपोर्टर ने उसे हेलो बोलते हुए कहा कि हम मेकिंग टीम से हैं। मैं आपको परेशान करने के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? वुजीन ये सुन कंफ्यूज हो गया। तभी उसे याद आया कि मैंने इन्हें यूट्यूब पे देखा था, लेकिन इन लोगों के पास मेरे लिए क्या सवाल होंगे? मैं फिर से नर्वस हो रहा हूँ। ये सब सोचते हुए वुजीन ने उस रिपोर्टर को परमिशन दे दी। ये सुन उस रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए वुजीन को बताया कि मैंने आपकी एक्टिंग काफी एंजॉय की। मैंने सुना है कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल बहुत ही चैलेंजिंग है। आपने स्क्रिप्ट में लिखी लाइंस के पीछे छिपे हुए मतलब को जानने के लिए कितना एनालिसिस और प्रैक्टिस किया था? वुजीन एनालिसिस और प्रैक्टिस की बात सुन सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि मुझे इस सवाल का जवाब कुछ प्रोफेशनल शब्दों में देना चाहिए। अगर मैंने हल्के में जवाब दिया तो ये सोचेंगे कि मैं एक एमेचर हूँ। चलो तो अब कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सोशल लाइफ की ओर मोड़ते हैं। इतना सोच उसने जवाब दिया कि मेरे हिसाब से इसकी स्क्रिप्ट काफी ग्रेट थी। ये सुन वहां खड़ी यूनमी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई। फिर रिपोर्टर ने आगे पूछा कि आप अचानक से ऐसे एक धूमकेतु की तरह कैसे अपीयर हो गए? क्या आप किसी थिएटर ट्रूप का हिस्सा थे? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप अब तक थिएटर ट्रूप के मेंबर के तौर पे अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे थे? ये सवाल सुन वहां खड़े बाकी लोग भी तिरछी नजरों से वुजीन को देखने लगे। वुजीन इतने सारे लोगों की नजरें खुद पर पाकर थोड़ा परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि क्या ये लोग मेरे जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इतना सोच उसने रिपोर्टर को जवाब देते हुए बताया कि मैंने ये खुद से ही सीखा है। ये सुन वहां पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक से रिपोर्टर ने चौंकते हुए पूछा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप सीरियस हैं? वुजीन को समझ नहीं आया कि ये लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। उसने वैसे ही बेफिक्र होकर बताया कि हाँ, मैंने एक्टिंग करना खुद से ही सीखा है। वहां खड़े बाकी लोग भी ये सुनकर पूरी तरह से दंग हो चुके थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस क्वालिटी की एक्टिंग सेल्फ स्टडी से भी अचीव की जा सकती है। जूंग मीन भी उसकी सेल्फ स्टडी वाली बात सुन पूरी तरह से हैरान था। योन उन सब का रिएक्शन देख मुस्कुराई जा रही थी। वहीं वुजीन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उसे फील हो रहा था कि यहाँ की वाइब चेंज हो चुकी है। वो सोचने लगा कि क्या ये लोग मुझे एरोगेंट समझ रहे हैं? लेकिन मैंने तो कुछ भी झूठ नहीं बोला, तो फिर ये लोग मुझे इतना इंटेंसली क्यों घूर रहे हैं? मैं काफी नर्वस हो रहा हूँ। मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। इतना सोच उसने अपनी जगह से उठते हुए रिपोर्टर से माफी मांगकर बताया कि मैं अपने एक्सप्रेशंस जाहिर करने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। इतना बोल वो उन सबको सोच में पड़ा छोड़ वहां से निकल गया। पीछे से एक बंदा उसे रोकने की कोशिश करने लगा। उसे देख योन ने सोचा कि ये तो बीएचएम एंटरटेनमेंट का हेड है। लगता है ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने आए हैं। तभी पीछे से किसी ने योन को आवाज लगाते हुए पूछा कि क्या वुजीन की सेल्फ स्टडी वाली बात वाकई में सच है? योन ने भी मुस्कुराते हुए चोई को बताया कि हाँ, ये सच है। मुझे लगता है कि उसके लिए एक्टिंग बस एक हॉबी है। उसने सुपर एक्टर में भी ऐसे ही मजे के लिए पार्टिसिपेट किया था। ये सुन चोई ने कहा कि लेकिन इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। एक्टिंग कोई सिर्फ रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। क्या इसने विदेश से पढ़ाई की हो सकती है? योन ने उसे बताया कि वुजीन का पास तो मैं भी नहीं जानती। ये उसका कोई सीक्रेट है। वैसे अब आपके उसको पर्सनली देखने के बाद क्या विचार है? ये सुन चोई ने बताया कि
अब मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम उससे इतना इम्प्रेस्ड क्यों थी। सच कहूँ तो पहली नजर में मुझे वो एक एवरेज बंदा लगा था, लेकिन अब मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी एक्टिंग एकदम स्मूथ और नीट थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ मिमिक या रीड कर रहा हो। मैंने ऐसा एक्टर पहले कभी नहीं देखा। वो बंदा एक मॉन्स्टरस जीनियस है। ये एक ऐसी चीज है जिससे सबको ईर्ष्या होगी। यॉन ने भी उसे बताया कि यहाँ आई हुई सारी कंपनीज मोस्ट प्रोबेबली व्यूजीन को देखकर लार टपका रही होगी। अब तक तो कई एंटरटेनमेंट कंपनीज ने व्यूजीन को अपना बिजनेस कार्ड भी थमा दिया होगा। तो क्या अब तुम ऐसे ही बैठे रहने वाले हो? ये सुन चोई ने बताया कि बिल्कुल भी नहीं। वो हंसते हुए बोलने लगा कि मैं भी उसके टैलेंट से एनवी करता हूँ। मुझे भी उसे पाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद सीन बाहर गार्डन पे शिफ्ट होता है। वहां से गुजर रहे कुछ लोग वूजीन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। ये देख वहीं बैठे झुंग मीन ने सोचा कि लगता है सारे लोग उसी एक्टर के बारे में बातें कर रहे हैं। कांग वूजीन एक अलग ही किस्म का एक्टर है। मैंने उसके जैसा कोई बंदा पहले कभी नहीं देखा। मैं उसके पोटेंशियल का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा। असिस्टेंट मैनेजर पार्ट एक ऐसा रोल है जो किसी के भी करियर की हाईलाइट बन जाता, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो बंदा सेल्फ टॉट है। तभी उसके पास ही बैठे दो लोग व्यूजीन के डिनर पे ना आने की बात डिस्कस करने लगे। वहां बैठे बंदे ने पूछा कि क्या थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेने से वो बंदा अभी से घमंडी हो चुका है? उसकी पर्सनैलिटी एकदम बेकार है। उनकी चापलूसी सुन रहे झुंगमीन ने सोचा कि ये क्या बकवास है। फिर वो भी बोलने लगा कि वूजीन की एक्टिंग कोई आम चीज नहीं है, वो एक मॉन्स्टर जैसा है। और वैसे भी पीडी मानवू ने कहा ही था कि डिनर पे आना ऑप्शनल है। अगर वो थका हुआ है तो वो इसे स्किप कर सकता है। और ऊपर से एक्टिंग के वक्त इतने गहरे इमोशंस दिखाने के बाद वो फीलिंग ऐसे ही कुछ घंटों में क्लियर नहीं हो सकती। वूजीन के पर्सपेक्टिव से उसका इस डिनर को अटेंड करना एक बर्डन होगा। उसकी एक्टिंग का लेवल हमसे पूरी तरह से अलग है। ये सुन उसके सामने बैठे बंदे ने भी एग्री करते हुए कहा कि वूजीन को प्रॉब्ली मेडिटेशन और मेंटल एक्सरसाइज करनी होगी। झुंग मीन ने आगे कहा कि इस तरह की एक्टिंग के बाद उसके लिए बाकियों से बात करना सबके लिए मुश्किल भरा होगा। वहां बैठी एक और फीमेल एक्टर ने बताया कि मैं भी ऐसा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। ऐसा होने पर दूसरों से मिलना काफी अनोइंग होता है। वहीं उन सबकी बातें सुन वो पहले वाले दोनों लोग अपना मुंह छिपाने लगे। ये देख झुंग मीन ने मजाक उड़ाने वाली टोन में कहा कि वूजीन अभी अपने इमोशंस रिकवर कर रहा होगा। क्या सब लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ? ये सुन वो लड़की बहाना बनाकर कुछ बोलने जा ही रही थी कि वहां पर मानवू आ गया। ये देख झुंग मीन ने उस लड़की को इग्नोर कर मानवू से कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। आखिर तुम्हें वो वूजीन नाम का एक्टर कहाँ से मिला? मानवू ने बताया कि मुझे यहाँ ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सुन झुंग मीन ने पूछा कि इससे आपका क्या मतलब? मानवू ने बताया कि वूजीन की एक्टिंग काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और उसके पास्ट के बारे में किसको नहीं पता। मेरा अंदाजा है कि वो विदेश में रहा होगा। मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश तो की थी, लेकिन कोरिया में किसी को भी उसके बारे में नहीं पता। इसलिए मुझे लगता है कि वो शायद विदेश में रहा होगा। ये सुन झुंग मीन ने पूछा कि तो क्या इसका मतलब वो वाकई में सेल्फ टॉट है? मानवू ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि तुम्हें भी ये सेंस हो ही रहा होगा कि वूजीन इस रास्ते पे अकेला चल रहा है, राइट? उसकी एग्जिस्टेंस का भी कोई सेंस नहीं बनता। वो एक ऐसा बंदा है जो एक्टिंग करने के लिए ही पैदा हुआ है। ये सुन झुंग मीन अपनी जगह से खड़ा होकर बोलने लगा कि ये अब्सर्ड है। ये देख मानवू ने पूछा कि क्या तुम जा रहे हो? झुंग मीन ने उसे बताया कि मैं ऐसे ही यहाँ बैठकर एंजॉय नहीं कर सकता। मैं और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। एक लीड के तौर पे मैं सपोर्टिंग रोल की परछाई में ढकना अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? उसे जाता देख वो पहले वाली लड़की भी खड़ी होकर बोलने लगी कि मैं भी जा रही हूँ। मानवू ने उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। झुंग मीन भी स्क्रिप्ट रिव्यू करने का बोल वहां से निकल गया। ये देख मानवू मन ही मन बोलने लगा कि वूजीन ने सबके अंदर की स्पिरिट को जगा दिया है। अब इस ड्रामा की क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि उसकी प्रेजेंस इस काम पर कितना इम्पैक्ट डालेगी। वहीं दूसरी ओर वूजीन इन सबसे बेखबर अपने कमरे में सोया हुआ टेस्टी खाना खाने के सपने देख रहा था। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वूजीन इस बात से दुखी खड़ा था कि वो पूरे दिन सोने की वजह से अपना खाना नहीं खा पाया। वो उतरा हुआ मुंह लेकर मन ही मन बोल रहा था कि मैं तो बस एक्टिंग और सीरियस एक्ट कर अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं योन को समझ नहीं आ रहा था कि वूजीन इतना सीरियस क्यों लग रहा है। क्या ये अब तक असिस्टेंट मैनेजर पार्क के इमोशन से रिकवर नहीं हुआ? फिर उसे जाता देख योन ने उससे पूछा कि वूजीन तुम कहाँ रहते हो? चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। ये सुन वूजीन मन ही मन खुश हो गया। उसने योन को अपना एड्रेस भी बता दिया। फिर योन ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी वैन में बुलाया। ये देख वूजीन अंदर ही अंदर काफी एक्साइटेड हो गया, लेकिन उसने हमेशा की तरह सीरियस एक्ट कर वैन के अंदर जाते हुए योन से थैंक यू कहा। तभी अंदर किसी और बंदे को बैठा देख वूजीन चौंक गया। चोई ने उसे ग्रीट करते हुए पूछा कि क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? योन ने वूजीन को बताया कि ये मेरी कंपनी के सीईओ है। ये सुन वूजीन ने सोचा कि तो इसका मतलब यही डिटेक्टिव एजेंसी के इन्वेस्टर है। तो क्या इस हिसाब से वो एक बिल्डिंग के मकान मालिक के बराबर हुए? इतना सोच उसने वहां बैठते हुए चोई को हाँ में जवाब दिया। चोई ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि मैं BW एंटरटेनमेंट का सीईओ हूँ और मेरा नाम चोई सियोंग जियोन है। कोइंसिडेंटली हम लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि डिटेक्टिव एजेंसी में हमने इन्वेस्ट किया है, राइट? मुझे उसमें तुम्हारे साथ काम करके काफी खुशी होगी। वूजीन उसे छोटा सा हाँ में जवाब देकर सोचने लगा कि क्या ये मुझसे डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में बात करना चाहते हैं। चोई ने आगे कहा कि तो चलो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। मुझे पता है कि तुमने अभी किसी भी एजेंसी को ज्वाइन नहीं किया। ना सिर्फ मेरी BW एंटरटेनमेंट कंपनी बल्कि मैं खुद पर्सनली भी तुम्हारे एक्टर के तौर पे शुरुआत से तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। ये सुन वूजीन कंफ्यूज हो गया। उसने चोई से पूछा कि क्या तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हो? चोई ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वैसे तो हमारी कंपनी जिसमें सिर्फ योन ही है वो बाहर से थोड़ी छोटी लग सकती है, लेकिन हमारे स्टार्टअप्स एक अलग ही लेवल पर है।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक जंगल जैसी है। इसमें एक गलत कदम और एक्टर का पूरा करियर ही तबाह हो सकता है। ये सुन वुजीन परेशान होकर सोचने लगा कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो वाकई में काफी ब्रूटल है। लेकिन अब मुझे इन्हें क्या जवाब देना चाहिए? जो भी हो, मुझे कॉन्फिडेंटली आंसर करना चाहिए। इतना सोच उसने कहा कि अगर ये जंगल है तो ये वाकई में ग्रेट होगा। ये सुन चोई ने परेशान होकर मन ही मन कहा कि मैं तो इसे रिस्क के बारे में वार्न करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका रिएक्शन तो बिल्कुल अलग है। ये वाकई में दूसरों से अलग है। आखिर इसका पास्ट कैसा रहा होगा जो ये इतना अडिग है? यूजिन के पास एक ऐसा इनकरप्टिबल कैरेक्टर है जो कि नौसिखियो और अनजान एक्टर के पास कभी भी नहीं हो सकता। इसका दिमाग पहले से ही कंडीशनड और स्ट्रांग है। मुझे किसी चीज के लिए इतना डिस्परेट हुए काफी लंबा वक्त हो चुका है। मुझे इसे हर कीमत पे पाना ही होगा। इतना सोच उसने वुजीन को बताया कि अगर तुम हमसे जुड़ने के लिए मान जाओ तो मैं उसको भी संभाल लूंगा। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम्हें एकदम डिटेल्ड केयर मिले। मैं इस जंगल में तुम्हें तुम्हारे पंख फैलाने दूंगा। वैसे आपको बाकी लोगों से काफी सारे बिजनेस कार्ड मिले होंगे, राइट? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन चोई ने कहा कि तुम्हें 10 से भी ज्यादा कार्ड्स मिले होंगे। क्या उन लोगों ने डाउन पेमेंट की बात मेंशन की थी? अगर तुम जवाब देने में अनकंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं। वुजी ने सोचा कि डाउन पेमेंट की बात तो किसी ने भी मेंशन नहीं की थी। चलो सच बता ही देता हूँ। इतना सोच उसने चोई को बताया कि मैंने कुछ अनकन्वेंशनल कंडीशंस सुनी थी। ये सुन चोई ने बताया कि मैं भी तुम्हें वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम कम से कम एक बार हमारी कंडीशंस भी सुनो। वुजी ने मन ही मन सोचा कि मुझे अपना सीरियस एक्ट बनाए रखना होगा। इतना सोच उसने चोई से कहा कि मैं तुम्हारी बातों पर विचार करके बाद में कॉन्टेक्ट करूंगा। ऐसे ही शाम हो जाती है। वुजीन अब फाइनली अपने घर पहुंच चुका था। उसने थकान के मारे बेड पर लेटते हुए सोचा कि मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि मुझे किसी दिन एजेंसी ज्वाइन करने के लिए ऑफर्स मिलेगी, लेकिन अब जब वो दिन आ चुका है तो ये काफी ट्रबलसम है। फिर उसने एक स्क्रिप्ट बुक निकालते हुए कहा कि अब जबकि डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है तो मैं एजेंसी के बारे में उसके खत्म हो जाने के बाद ही सोचूंगा। चलो अभी के लिए इसे एक्सपीरियंस कर लिया जाए। इतना सोच वो सब स्पेस में एंटर हो गया। तभी उसका ध्यान किसी चीज पर गया। वो ग्रेड एस की स्क्रिप्ट देखकर पूरी तरह से चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक से ऐसे कैसे बढ़ गया। उसे याद था कि ये स्क्रिप्ट पहले A+ ग्रेड की हुआ करती थी। फिर उसने खुद को शांत करते हुए सोचा कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। खैर, अभी के लिए चलो डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू करते हैं। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू हो रही है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग का पहला दिन भी आ जाता है। वहां खड़ा वुजीन उस विला को देखे जा रहा था। ये विला वैसा ही था जैसा उसने स्क्रिप्ट रीडिंग के वक्त सब स्पेस में देखा था। तभी पीछे से एक बंदे ने पूछा कि क्या तुम एक्टर हो? सारे एक्टर्स वहां पीछे इंतजार कर रहे हैं। वुजीन ने वहां बैठे कुछ लोगों को देख सोचा कि क्या यही वो एक्टर्स हैं जो डिटेक्टिव एजेंसी में मेरे साथ अपीयर होंगे? मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना चैट वाला एक्ट बनाए रखना होगा। इतना सोच वो उन एक्टर्स के पास जा बैठा। वो एक्टर्स आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ब्लैक जैकेट वाला बंदा बोल रहा था कि मार्च के महीने में भी ठंड बहुत ही ज्यादा है। ये सुन उसके पास बैठा बंदा बोलने लगा कि कम से कम हमें बैठने को चेयर तो मिली, वरना यूजुअली अनजान एक्टर्स को तो पूरे वक्त ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है। वैसे क्या तुम्हें उस एक्ट्रेस के बारे में कुछ पता है जो वाइफ का रोल प्ले करेगी? मैं उसके लिए थोड़ा क्यूरियस हूँ। वो अब तक यहाँ आई क्यों नहीं? ब्लैक जैकेट वाले बंदे ने ना में जवाब देते हुए बताया कि ये बात तो स्टाफ वालों को भी नहीं पता। वहीं उनके पीछे बैठा वुजीन मन ही मन हंसते हुए बोल रहा था कि मुझे पता है। तभी उसके पास बैठी लेडी उन बंदों से पूछने लगी कि क्या तुम लोगों को ये बात पता है कि डिटेक्टिव एजेंसी का लीड एक्टर एक अनजान बंदा है? सामने से उस बंदे ने कहा कि हाँ, मैंने सुना है। वुजीन ये सुन सोचने लगा कि ये लोग अचानक से मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तभी वो पहले वाला बंदा बोलने लगा कि इस फिल्म के डायरेक्टर ड्रामा इंडस्ट्री में जाने माने पर्सन है और ये प्रोजेक्ट मिस इन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी परेशान कर रही है कि इसका लीड एक्टर एक अनजान बंदा है। लेकिन वैसे तो लीड रोल सिर्फ जाने माने एक्टर्स ही करते हैं ना? उस लेडी ने जवाब देते हुए बताया कि लगता है इसकी इन्वेस्टर कोई एंटरटेनमेंट कंपनी होगी और उन्होंने ही डायरेक्टर के सामने ऐसा करने की कंडीशंस रखी होंगी। वहीं उनकी बातें सुन हैरान खड़ा वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि लेकिन ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं थी। तभी उस ब्लैक जैकेट वाले बंदे ने कहा कि मैं इससे बहुत ही जेलस हूँ। मैं भी इन्वेस्टमेंट के पैसों से लीड रोल प्ले करना चाहता हूँ। उसके पास वाले बंदे ने पूछा कि क्या मेन एक्टर अब तक यहाँ नहीं आया? ये सुन पीछे बैठा वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि भाई, मैं यहीं बैठा हूँ। फिर उसने सोचा कि मेरा ऐसे सीरियस एक्ट करना जैसे कि मुझे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे ट्रिवियल मैटर्स में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी दोंगचुन ने वहां पर आते हुए कहा कि ब्रीफिंग शुरू होने वाली है, जल्दी से तैयार हो जाओ। और मेन एक्टर तुम भी तैयार हो जाओ। मेन एक्टर की बात सुन वो बंदे कंफ्यूज हो गए। तभी उनके पीछे से वुजीन ने खड़े होकर डायरेक्टर को हाँ में जवाब दिया। ये देख वो लोग चौंक गए। वो पहले वाला बंदा वुजीन को देख डरते हुए सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? इसके चेहरे से तो लगता है कि ये गुस्सा है, लेकिन मुझे फिर भी अपनी गलती तो सुधारनी ही होगी। तभी वुजीन ने एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए बताया कि मैं किसी भी एजेंसी के साथ नहीं हूँ। ये सुन वो बंदा सोचने लगा कि ये पक्का एक वार्निंग थी। इतना सोच उसने वुजीन से माफी मांगते हुए कहा कि मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हो। वहीं दोंगचुन उनकी बातें सुन कंफ्यूज हो गया। वुजीन ने उसे बताया कि कुछ नहीं, बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तभी पीछे से किसी ने आते हुए पूछा कि कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग, जरा हमको भी तो बताओ। ये यियोन होती है। वो बंदे यियोन को यहाँ देखकर पूरी तरह से भौचक्के रह गए। दोंगचुन ने सबको सरप्राइज्ड देख बताया कि मिस यियोन ही वाइफ का रोल प्ले करने वाली है। यियोन ने भी सबको ग्रीट किया।
उन बंदों को यकीन नहीं हो रहा था कि टॉप एक्ट्रेस योन ही वाइफ का रोल प्ले करेगी। तभी योन ने वूजिन के पास जाते हुए कहा कि हमारा मिलना फिर से हो गया, तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे से कई बार मिल रहे हैं? वूजिन ने भी उसकी बात से अग्री किया। वहीं वो लोग उनके बार बार मिलने की बात सुन दंग रह गए। वो सोचने लगे कि क्या ये दोनों इतने क्लोज हैं, आखिर ये एक्टर है कौन? तभी दोंगचुन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बताया कि योन के इसमें हिस्सा लेने की बात मूवी के पब्लिश होने तक सीक्रेट रखी जाएगी। इस बात को कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज में मेंशन किया हुआ है, इसलिए प्लीज इसे एक सीक्रेट रखना। मिस योन को छोड़ हम सब लोग अगले 5 दिनों तक पास ही के डॉर्म में रुकेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज प्रोडक्शन टीम को पहले ही इन्फॉर्म कर देना। तो अब से सब अपने स्केड्यूल को फॉलो करने की पूरी कोशिश करना। हम शूटिंग 10 मिनट में शुरू करने वाले हैं। ये सुन सारे लोगों ने उसे हाँ में जवाब दिया। फिर दोंगचुन ने एक लड़की की ओर इशारा कर वूजिन से कहा कि प्लीज इससे अपना मेकअप करवा लो। सबसे पहला सीन सोलो कट होने वाला है। चलो इसे तुम्हारे विला में पहली बार एंटर होने वाले सीन से शुरू करते हैं। वूजिन ने उसे हाँ में जवाब दिया, लेकिन अपनी पहली शूटिंग होने की वजह से वूजिन अंदर ही अंदर नर्वस फील कर रहा था। वो उस लड़की से अपना मेकअप करवाने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि लीड एक्टर होना बहुत ही खराब है, लेकिन मुझे अपना चैड वाला एक्ट बनाए रखना होगा। दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए पहले मुझे खुद को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से योन ने आते हुए पूछा कि क्या तुमने हमारी एजेंसी के बारे में कुछ सोचा? वूजिन अचानक से उसे देख चौंक गया। फिर उसने बताया कि मैं ज्वाइनिंग के बारे में डिटेक्टिव एजेंसी के पूरा हो जाने के बाद सोचूंगा। ये सुन योन ने पूछा कि तो इसका मतलब तुमने अभी इसके रिगार्डिंग कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, राइट? क्या तुम्हारे मन में कोई कंडीशंस है? वूजिन ने सोचा कि कंडीशंस का तो कोई चांस ही नहीं है। उसने अपना सीरियस एक्ट बनाए रखते हुए योन से कहा कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ। योन ने उसे बताया कि हमारे जैसे एक्टर्स भी एक प्रोडक्ट ही होते हैं। जब हम एक कंपनी से कोई चीज डिस्कस करें तो हमारे लिए खुद की वर्थ सेट करके रखना ही बेहतर होता है। इसके बारे में अच्छे से सोचकर मुझे बाद में बताना। तुम्हारी शूटिंग के लिए गुड लक। इतना बोल वो वहां से चली गई। ये देख वुजिन मन ही मन बोलने लगा कि कम से कम मुझे वर्थ सेट करना तो सिखा देती। तभी दोंगचुन ने वुजिन को आवाज लगाते हुए रेडी होने को कहा। वुजिन भी किम रायुजिन का कॉस्ट्यूम पहन के तैयार हो चुका था। उसने मन ही मन पहले शूटिंग पे फोकस करने का डिसाइड किया। वो सोचने लगा कि मुझे इस एक्टिंग को मैंने जैसा स्क्रिप्ट रीडिंग के वक्त किया था उससे भी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाना होगा, क्योंकि वहां तो मैंने बैठे बैठे ही स्क्रिप्ट पढ़ी थी, लेकिन यहाँ मुझे मूव करना होगा। चलो अब मैंने सब स्पेस में जो सेंसेस एक्सपीरियंस किए थे उन्हें रिकॉल किया जाए। इस बार मैं हूँ डिटेक्टिव एजेंसी का मेन कैरेक्टर किम रायुजिन। इतना सोचते ही उसकी आंखों का पूरा लुक ही चेंज हो गया। ये देख दोंगचुन मन ही मन बोलने लगा कि ये बहुत ही तेज है, इसकी कोल्ड वाइब जा चुकी है और इसकी नजर भी पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि एक्चुअल शूटिंग के दौरान इसकी एक्टिंग कैसी होगी। इतना सोच दोंगचुन ने जोर से अनाउंस किया कि एक्शन। ये सुन वुजिन ने भी उस विला की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक से वो घुटनों के बल गिर गया। ये देख दोंगचुन बोलने लगा कि ये तो काफी स्मूथ है, क्या इसने मूवमेंट्स को इतनी ज्यादा डिटेल में एनालाइज किया है? ये मुझे किम रायुजिन की पर्सनालिटी याद दिलाता है। उसके पास खड़ी योन ने भी उसकी बात से एग्री करते हुए मन ही मन सोचा कि किम रायुजिन का कैरेक्टर थोड़ा लापरवाह और बेढंग टाइप का बंदा है। पीछे खड़े कुछ और लोग भी वुजिन के बारे में बात करते हुए बोलने लगे कि कैसे वो पूरी तरह से किम रायुजिन के कैरेक्टर में घुस चुका है। वो एक्टिंग के मामले में वाकई में काफी अच्छा है। ये सब सुन योन ने थोड़ा परेशान होते हुए सोचा कि वुजिन ना सिर्फ मूवमेंट्स को इम्प्रोवाइज कर रहा है, बल्कि उसके पास कैरेक्टर की पर्सनालिटी को एनहांस करने का भी इंट्यूशन है। ये ऐसा है कि जैसे वो कोई चीट कोड कैरेक्टर हो। वहीं उन सब की बातों से बेखबर वुजिन अपने कपड़े झाड़ता हुआ जमीन से खड़ा हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो बहुत ही एम्बेरस्ड फील कर रहा था। दरअसल वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था, बल्कि वो वाकई में पैर फंसने से गिर पड़ा था। वो मन ही मन बोलने लगा कि मैं गलती से गिर गया, मैं काफी एम्बेरस्ड हूँ। क्या ऐसा नर्वसनेस की वजह से हुआ या प्रेशर की वजह से? मैंने हक दिया, अब मैं क्या करूँ? इस घास की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं गिर चुका हूँ तो डायरेक्टर भी मुझे रुकने का इशारा करेंगे, राइट? या क्या मुझे इंतजार करना होगा? इतना सोच वो दोंगचुन की ओर देखने लगा, लेकिन वो तो हैरान होकर शांति से बैठा हुआ था। ये देख वुजिन कंफ्यूज हो गया। फिर उसने खड़े होते हुए सोचा कि जो होगा बाद में देखा जाएगा, अभी के लिए मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। इतना सोच वो किम रायुजिन का कैरेक्टर याद करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो मन ही मन बोलने लगा कि मैं डिटेक्टिव एजेंसी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखने में थ्रिल मिलता है। इस बार ये एक मर्डर है। आखिर मुझे जिंदगी में ऐसे कितने सीन्स देखने को मिलेंगे? यही एक ड्राइविंग फोर्स है जो मुझे आगे धकेलती है। मैं एक विटनेस हूँ। इतना सोचते हुए वो विला की दीवार के पास जा पहुंचा। फिर उसने एक खिड़की खोलते हुए एक्साइटेड होकर कहा कि मैं इससे आकर्षित हो रहा हूँ, मैं इसे रेजिस्ट थोड़ी ना कर सकता हूँ। इतना बोलते हुए वो विला में एंटर हो गया। अंदर पहुंचकर उसने अपने आसपास नजर मारते हुए सोचा कि एक मरे हुए बंदे के बाद भी यहाँ की स्मेल काफी अच्छी है। तभी उसकी नजर नीचे की ओर जा रही सीढ़ियों पर पड़ी। वो सोचने लगा कि क्या ये एक बेसमेंट है। इससे क्यूरियस होकर वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जा पहुंचा। तभी उसे एक बंदा जमीन पे लेटा दिखाई दिया। उसने सरप्राइज्ड होकर सोचा कि क्या ये एक और लाश है? नहीं, ये तो जिंदा है। तभी उसे ऊपर से किसी की सीढ़ियां उतरने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत ही वहां रखे एक सोफा के पीछे जा छिपा। वहीं वो औरत बेसमेंट में पहुंचकर उस बंदे को देखते हुए पूछने लगी कि अब मैं इस कमीने का क्या करूं? ये तो अभी भी जिंदा है, ये एक गवाह है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। उसकी बात सुन किम रायुजिन समझ गया कि वो बंदा भी एक विटनेस है। वो खुद के कांप रहे हाथ को रोकने की कोशिश करते हुए सोचने लगा कि अगर मैंने गलती से भी आवाज की तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्लीज कांपना बंद हो जाओ, मुझे अभी के लिए होल्ड करना होगा, मुझे अभी अपनी सांसों को भी थामे रखना होगा।
तभी वो औरत आकर उसी सोफा पे बैठ गई। ये जान के मृजुन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। वो मन ही मन बोलने लगा कि पहले ही डर की वजह से मेरे लगे हुए थे और अब ऊपर से ये मेरे इतने करीब आकर बैठ गई। प्लीज यहाँ से चली जा। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देख, वो पहले वाला बंदा भी उस लेडी से बोलने लगा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये एक अनजान एक्टर है। हमारी स्किल्स में जो गैप है वो अलग ही लेवल पर है। दोंगचुन ने भी व्यूजीन की एक्टिंग से इंप्रेस्ड होकर कहा कि ये पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। यॉन ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि ये फिल्म माइस एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का पूरा रुख ही मोड़ देगी। अगर इसे देखने के बाद उन लोगों ने अवार्ड किसी और को दिया तो उसका मतलब होगा कि उन्होंने रिश्वत ली है। इतना बोल उसने पीछे खड़े उन लोगों की ओर देखते हुए कहा कि हम सबको अच्छे से एक्टिंग करनी होगी। वो लोग भी ये सुन ऑकवर्ड हो गए। जैसे डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग कंटिन्यू चल रही थी, वैसे ही दूसरी ओर प्रोफाइलर हारियांग के प्रमोशंस भी जोर शोर से चल रहे थे। प्रोफाइलर हारियांग की यूट्यूब चैनल ने फर्स्ट टीजर के साथ ही फर्स्ट पोस्टर भी रिलीज करके ड्रामा की थीम रिवील कर दी। ये टीजर सिर्फ 30 सेकंड का ही था, जो कि मेनली स्क्रिप्ट रीडिंग पे फोकस था, लेकिन इस पे व्यूज किसी भी एंगल से कम नहीं थे। क्या ये लोगों की बढ़ती क्यूरियोसिटी की वजह से था या दो बड़े टाइकून्स के इस ड्रामा में पार्टिसिपेट करने की वजह से? इंटरनेट पे इस ड्रामा को लेकर काफी सारी डिस्कशंस चल रही थी। इसके थोड़े ही वक्त बाद डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग भी कंप्लीट हो जाती है। दोंगचुन ने फिल्म का लास्ट सीन शूट करके वूजीन के काम की तारीफ की और फिर बाकी लोगों से सब कुछ समेट लेने को कहा। ये सुन सारे लोग खुश हो गए। वूजीन ने भी चैन की सांस ली कि फाइनली शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन उसे थोड़ी अजीब फीलिंग आ रही थी। उसे कुछ बिटर स्वीट जैसा अधूरापन फील हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि भले ही ये सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म हो, लेकिन ये मेरी सबसे पहली मूवी और मेरा सबसे पहला लीड रोल है। मैं हर चीज से अनजान था और शूटिंग भी काफी थका देने वाली थी, लेकिन फिर भी मुझे इसमें मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा। इतना बोल वो खुश हो रहे दोंगचुन को देखने लगा। फिर उसने परेशान होकर सोचा कि अगर शॉर्ट फिल्म में ही मेरी हालत ऐसी हो गई तो फिर प्रोफाइलर हारियांग कितनी टफ होंगी। मुझे अपना स्टैमिना इंक्रीज करने की जरूरत है, लेकिन ये सब वर्थ इट था। तभी उसका फोन बजने लगा। ये यंग डे का कॉल होता है। वुजीन ने जल्दी से आसपास नजर मार के चेक किया कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा ना। फिर उसने फोन उठा लिया। सामने से दोंगचुन ने कहा कि भाई जल्दी बाहर आ, चल ड्रिंक करने चलते हैं, सब लोग अभी फ्री हैं। वुजीन ने उसे मना करते हुए कहा कि तुम लोग जाओ और मजे करो। ये सुन यंग डे उसे बेरोजगार कमीना बोलते हुए पूछने लगा कि तू बिजी होने का प्रिटेंड क्यों कर रहा है? तू अचानक से इतना मिस्टीरियस एक्ट क्यों कर रहा है? तू हमें मिलने क्यों नहीं आ रहा? वुजीन ने कहा कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा, मैं वाकई में बिजी हूँ। मैं तुझे बाद में एक्सप्लेन करूंगा, चल बाय। इतना बोल वुजीन ने कॉल काट दिया। उसने सोचा कि वैसे भी ये लोग मुझे जल्द ही टीवी पर देख ही लेंगे, तब तक झूठ बोलने से अच्छा है कि मैं इस सीक्रेट को बाद में ही रिवील करूं। तभी पीछे से दोंगचुन ने उसे आवाज लगाई। ये सुन वुजीन चौंक गया। वो दोंगचुन को देख सोचने लगा कि कहीं इसने मेरी बात सुन तो नहीं ली ना। दोंगचुन ने उससे पूछा कि क्या तुम थके नहीं हो? तुम काफी शांत लग रहे हो। उसकी बात सुन वुजीन ने चैन की सांस ली। फिर उसने सीरियस एक्ट करते हुए जवाब दिया कि ये मैनेजेबल है, लेकिन वो मन ही मन बोल रहा था कि ये बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है। उसकी बात सुन दोंगचुन ने कहा कि एक एक्टर के तौर पे तुम में कोई भी कमी नहीं है। तुम जल्द ही एक बड़ा प्रोजेक्ट ज्वाइन करने वाले हो, इसलिए तुम्हें तो ये शॉर्ट फिल्म बहुत ही आसान लग रही होगी। ये सुन वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि मुश्किल से तो मैंने वो दर्द भुलाया था और अब इसने फिर से वो याद दिला दिया। दोंगचुन ने आगे बताया कि अब जबकि शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो मैं तुरंत ही एडिटिंग पे काम शुरू कर दूंगा। मैं अपॉइंटमेंट करने से पहले तुम्हें कॉन्टैक्ट कर दूंगा। इसके बाद वो वुजीन को एडिटिंग के बारे में काफी सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करने लगा। वुजीन को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि अभी के लिए समझने का नाटक कर लेता हूँ। इतना सोच वो दोंगचुन की बातों में हामी भरने लगा। फिर उसने दोंगचुन से पूछा कि क्या माइज एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का स्केड्यूल रिलीज हो चुका है? दोंगचुन ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि यूजुअली अगला स्केड्यूल 2 हफ्ते पहले ही आता है। रूमर्स के हिसाब से वो मिड अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा वक्त ना लगे। और हाँ, तुम्हारे पास सूट तो होगा ही, राइट? अगर तुम्हारे पास पहले से हो तो भी थोड़े पैसे खर्च करके एक नया ले लेना। ये सुन वुजीन ने पूछा कि क्या इसका कोई रीजन है? उसने मन ही मन कहा कि मेरे पास एक सस्ता वाला सूट ऑलरेडी है, क्या दूसरा खरीदना जरूरी है? दोंगचुन ने बताया कि सच कहूं तो मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी माइजियन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के फाइनल्स तक पहुंच भी पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि ये हकीकत में भी हो सकता है। अगर ये फिल्म फाइनल्स तक पहुंच गई तो एक लीड एक्टर के तौर पे तुम्हें भी फेस्टिवल को अटेंड करना चाहिए। तुम्हें इंडस्ट्री के जाने माने लोगों के सामने अच्छा तो दिखना ही चाहिए, राइट? वैसे ये सब चीजें तो तुम्हारी एजेंसी को मैनेज करनी चाहिए। क्या तुम्हें प्रोफाइलर हारियांग की स्क्रिप्ट रीडिंग के वक्त काफी सारे बिजनेस कार्ड्स नहीं मिले? ये सुन वुजीन सोचने लगा कि क्या ये कोई अंतर्यामी है। दोंगचुन ने आगे पूछा कि ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा, राइट? टिपिकली नौसिखियों और अनजान एक्टर को कंपनी ज्वाइन करते वक्त एडवांस नहीं मिलता। कई बार तो उल्टा उन्हें ही पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट कंपनीज नौसिखियों पे इन्वेस्ट करके उन्हें नर्चर करती है, इसीलिए वो उसके पैसे पहले ही ले लेते हैं। यूजुअली नौसिखिए और अनजान एक्टर्स 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 साल का भी हो सकता है। फिर उन्हें पैसे कमाने की शुरुआत करने में कम से कम 3 साल तो लग ही जाते हैं, हालांकि इसमें 4 साल भी लग सकते हैं। लेकिन तुम तो ऑलरेडी अपनी एक्टिंग से पैसे कमाने लगे हो, और प्रोफाइलर हारियांग भी एक बहुत ही बड़ा ड्रामा है, इसलिए सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज तुम्हारे पीछे पड़ी है, क्योंकि उन्हें वो मिलियंस वॉन खर्चने नहीं पड़ेंगे जो यूजुअली उन्हें नौसिखियों पर खर्चने पड़ते हैं। और इसमें जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है अनसर्टेनिटी। नौसिखियों को 3 साल ट्रेनिंग देने के बाद भी उनको एक माइनर रोल दिलवाना भी मुश्किल होता है।
ये सुन वूजिन ने मन ही मन सोचा कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। दोंगचुन ने आगे कहा कि लेकिन तुम अभी से हमारी डिटेक्टिव एजेंसी के लीड रोल हो और प्रोफाइलर हारियांग में भी तुम्हें सपोर्टिंग रोल मिला है। तुमने अभी तो शुरुआत ही की है, फिर भी तुम्हें एक लीड और एक सपोर्टिंग रोल बैक टू बैक मिल गए। और ऊपर से अगर तुम्हारी परफेक्ट एक्टिंग को मिला लिया जाए तो एंटरटेनमेंट कंपनीज तुम्हें देखकर लार टपका रही होगी। इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हें डाउन पेमेंट के तौर पे तकरीबन 20 मिलियन वॉन सेट करने चाहिए। ये सुन वुजीन के तो होश ही उड़ गए। दोंगचुन ने आगे कहा कि इसके बारे में अच्छे से सोचना, हालांकि मुझे यकीन है कि तुम खुद से भी अच्छा ही करोगे। इतना बोल वो अपनी जैकेट से कुछ निकालने लगा। उसने अपनी जैकेट से एक बुक निकालते हुए बताया कि मानवू ने मुझसे इसे तुम्हें दे देने को कहा था क्योंकि तुम फिल्मिंग में बिजी हो। ये प्रोफाइलर हारियांग की स्क्रिप्ट का पार्ट 3 से लेकर 4 है। वूजी ने उसे थैंक यू कहा। वो खुश था कि फाइनली आखिरी के पार्ट्स भी आ ही गए। फिर दोंगचुन ने वहां से निकलते हुए वूजिन से घर जाते वक्त केयरफुल रहने को बोला और उसके काम के लिए थैंक यू बोलते हुए कहा कि मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूंगा। वूजिन ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। फिर वो स्क्रिप्ट को देख सोचने लगा कि क्या मुझे अभी से पार्ट 3 की रीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद सीन वूजिन के अपार्टमेंट पर शिफ्ट होता है। वूजिन थकान के मारे बेड पर लेटा हुआ था। वो खुश होकर बोल रहा था कि मुझे ऐसे आराम किए हुए काफी लंबा वक्त हो चुका है, मैं ऐसे ही सो जाना चाहता हूँ। फिर उसने मन मार के उठते हुए कहा कि लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है। मुझे बिजनेस कार्ड्स मिले हुए 1 हफ्ता बीत चुका है, मुझे जल्द ही कोई डिसीजन लेना होगा। इतना सोच उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड्स देखकर कहा कि मेरे पास टोटल 8 कार्ड्स हैं, इसमें एक फिल्म कंपनी भी है। और रही बात एजेंसियों की, तो मैं उनकी बेसिक डिटेल्स तो ऐसे ही चेक कर सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे सही में इन 8 से मिलना होगा? ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा और ऊपर से ये काफी इनकन्वीनियंट होगा। ऐसा करने से मैं कूल भी नहीं लगूंगा। और जैसा मैंने स्क्रिप्ट रीडिंग पे देखा था, उससे लगता है कि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे में अगर मैं किसी से मिला तो क्या इसकी अफवाहें नहीं फैलने लगेगी? इसलिए मैं उन्हें ऐसे ही मिलने नहीं जा सकता। इतना सोच उसने कार्ड की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। वो बोलने लगा कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए इन सब के बारे में पता लगाने का तो चांस ही नहीं बनता। इससे चीजें सिर्फ मुश्किल ही होंगी। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। इतना सोचते हुए उसने उस कार्ड पे लिखा नंबर मिला दिया। वो कॉल करते हुए सोचने लगा कि अब मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद सीन भी डब्ल्यू एंटरटेनमेंट के ऑफिस पे शिफ्ट होता है। चोयोन से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग अच्छी रही? योन ने जवाब दिया कि शायद। चोई ने पूछा कि शायद से तुम्हारा क्या मतलब? योन ने अपना सिर पकड़ते हुए बताया कि ऐसा ही कुछ। फिर वो परेशान होकर सोचने लगी कि वुजीन को देखने में और अपनी खुद की आंखों से एक्सपीरियंस करने में बहुत ही फर्क है। शूटिंग के वक्त मैं भी उससे इंटिमिडेट हो गई थी, लेकिन आखिर क्यों? शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उसकी एक्टिंग के साथ सिंक करने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है। एक वक्त पे तो ये बात मैंने अपने ईगो पर ले ली थी। आखिर वो ऐसी एक्टिंग कैसे कर लेता है? क्या ये सिर्फ उसका टैलेंट ही है? किम यूजिन और असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल पूरी तरह से अलग होने के बाद भी वो इन्हें एक साथ इतना परफेक्टली मैनेज कैसे कर लेता है? और ऊपर से वो बोलता है कि उसने सेल्फ स्टडी की हुई है। शायद ये करना मेरे लिए नामुमकिन है। पास खड़ा चोई भी परेशान बैठी योन को देख रहा था। वहीं योन ने आगे सोचा कि मैं फिर भी वुजीन की एक्टिंग देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक्टिंग में बेहतर होना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे उसे यहाँ लाना ही होगा। इतना सोच उसने चोई से पूछा कि तुमने वुजीन को कितनी डाउन पेमेंट देने का डिसाइड किया है? क्या उसकी कोई कॉल आई थी? ये सुन चोई ने पूछा कि तुम अचानक से इस बारे में क्यों पूछ रही हो? फिर उसने ना में जवाब देते हुए बताया कि मैं अभी भी उसकी डाउन पेमेंट डिसाइड करने में लगा हूँ। योन ने उससे कहा कि पेमेंट जितनी हो सके उतनी ज्यादा रखना, हमें उसे सीज करना ही होगा। तभी चोई का फोन बजने लगा। चोई एक अननोन नंबर देखकर सरप्राइज्ड हो गया। उसके फोन उठाने पर सामने से आवाज आई कि मैं कांग वुजीन हूँ। ये सुन चोई पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने योन को बताया कि ये व्यूजीन का कॉल है। योन ने भी उसे जल्दी से बात करने को कहा। चोई ने व्यूजीन को ग्रीट करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रहा था। वुजीन ने उससे माफी मांगकर बताया कि मैं शूटिंग में थोड़ा बिजी था, वैसे मैं मिलकर डाउन पेमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता था। ये सुन चोई ने एक्साइटेड होकर कहा कि तो हमें जरूर मिलना चाहिए। अभी तो काफी लेट हो चुका है, इसलिए क्या हम तुम्हारे घर के पास मिले? सामने से व्यूजीन ने उसे ना में जवाब देते हुए कहा कि मैं बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट की ऑफिस पे आऊंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां चोई व्यूजीन को वेलकम कर रहा था। व्यूजीन ने भी उसे ग्रीट किया। चोई ने कहा कि ये जगह थोड़ी छोटी लग रही होगी, राइट, लेकिन एक स्टार्टअप के लिए ये काफी बड़ा है। हालांकि ये सब कुछ योन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ये सुन वुजीन ने सोचा कि एज एक्सपेक्टेड सिर्फ एक टॉप एक्टर के दम पर पूरी कंपनी भी मेंटेन की जा सकती है। इतना सोच उसने चोई से पूछा कि लेकिन सिर्फ योन ही क्यों? चोई ने बताया कि मैं सिर्फ योन पे ही फोकस कर रहा था और कंपनी की फाउंडेशन बिल्ड करने में बिजी था। वैसे क्या तुम किसी और एंटरटेनमेंट कंपनी से मिले? वुजीन ने मन ही मन कहा कि तुम ही फर्स्ट हो, लेकिन मैं ये बता नहीं सकता। इतना सोच उसने कहा कि हाँ, मैं काइंड ऑफ उनमें से कुछ को मिल चुका हूँ। ये सुन चोई ने पूछा कि ये काफी हेक्टिक रहा होगा, राइट, लेकिन फिर भी तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि ये वक्त काफी इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले कि हम तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें, मेरा मानना है कि सबसे पहले डाउन पेमेंट की बात कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। तुमने कहा था कि बाकी की कंपनीज ने होश उड़ा देने वाली कंडीशंस ऑफर की थी, राइट? मैं भी उनसे एग्री करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हारे मन में कोई पर्टिकुलर कंडीशन है? वुजीन ने दोंगचुन की 20 मिलियन वोन वाली बात याद कर सोचा कि हाँ, एक कंडीशन तो है, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? क्या ये 20 मिलियन वोन की बात सुन मुझे तुरंत ही रिजेक्ट नहीं कर देगा? चलो, अभी के लिए मैं ये बात आराम से और साफ तौर पे बता देता हूँ। मुझे सिर्फ 20 मिलियन वॉन ही बोलना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सोच वो 20 मिलियन वॉन बोलने जा ही रहा था कि सामने से चोई ने पूछा कि 30 मिलियन वॉन कैसे रहेंगे?
ये सुन वूजीन भौचक्का रह गया। वो 30 मिलियन वॉन की बात दोहराते दोहराते चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी चोई फिर से कुछ बोलने लगा। वूजीन ये देख कंफ्यूज हो गया। तभी चोई ने उंगली के इशारे से बताया कि 40 मिलियन वॉन भी संभव है। ये सुन वूजीन मन ही मन हवा में मुक्के मारने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चोई ने अचानक से ऐसे 10 मिलियन वॉन कैसे बढ़ा दिए। फिर उसने अपना सीरियस एक्ट बनाए रखते हुए पूछा कि क्या 40 मिलियन वॉन? चोई ने उसे जवाब दिया कि हाँ ये संभव है। ये सुन वूजीन सोचने लगा कि अगर ये इतने सारे पैसे ऑफर कर रहा है तो मेरे पास उसे मना करने की कोई वजह नहीं है। इसमें गलती तो इन छोटी वाले मिस्टर की ही है, मैं तो इनोसेंट हूँ। चलो अभी के लिए कॉन्वर्सेशन नेचुरल रखते हैं। इतना सोच उसने चोई से पूछा कि मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुमने इतना अमाउंट क्यों सेट किया। चोई ने उसे बताया कि अगर सच कहूँ तो इन दिनों डाउन पेमेंट ना देने का ट्रेंड चल रहा है। यहाँ तक कि टॉप एक्टर्स को भी पैसों की जगह घर या और चीजें दी जाती है। राइज कर रहे नौसिखियों के लिए भी ऐसा ही होता है। वुजी ने कहा कि हाँ मुझे इस बारे में आइडिया है। चोई ने आगे बताया कि मोस्टली डाउन पेमेंट्स तब होती है जब आर्टिस्ट ट्रांसफर हो रहा हो। एक्टर्स या आइडल्स को यूजुअली अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट पे डाउन पेमेंट नहीं मिलती क्योंकि वो ट्रेनिंग्स की तरह शुरुआत करते हैं। लेकिन तुम्हारा केस थोड़ा स्पेशल है। एक अनजान एक्टर होने के बावजूद भी तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स हैं। ये वाकई में रेयर है। लेकिन अगर सच कहूँ तो आम जनता के लिए तुम अभी भी एक ऑर्डिनरी बंदे हो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन से ही पैसे बनते हैं। इसलिए जो एंटरटेनमेंट कंपनीज तुम्हें नहीं जानती उन्हें जब पता चलेगा कि तुम्हें इतना डाउन पेमेंट दिया गया है तो वो मुझे पागल समझेंगे। वहीं जो कंपनीज तुम्हें और तुम्हारे पोटेंशियल को जानती है वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तुम पर पूरे दिल से इन्वेस्ट करेगी। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपनीज और पब्लिक का रिकॉग्निशन। हालांकि तुम्हारी एक्टिंग भी काफी इनक्रेडिबल है और ये बात अमेजिंग है कि डायरेक्टर्स ने तुम्हारी एक्टिंग से प्रभावित होकर प्रोडक्शन को ज्वाइन किया। लेकिन इस इंडस्ट्री में फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। क्या होगा अगर तुम्हारे ज्वाइन किए हुए सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो गए तो? इससे तुम्हारी सिचुएशन एक अनजान एक्टर के तौर पे काफी खराब हो जाएगी। अगर वैसा कुछ हो तो इसका मतलब होगा कि एजेंसीज एक आम बंदे को डाउन पेमेंट के तौर पे 40 मिलियन वॉन दे रहे हैं। उसी अनसर्टेनिटी के कारण भले ही तुम कितने भी अच्छे एक्टर हो लेकिन वो लोग तुम्हें 40 या 50 मिलियन वॉन से ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन इस सिचुएशन में डाउन पेमेंट मैटर करती ही नहीं है। जैसा कि तुम्हें पता होगा सबसे क्रूशियल चीज होती है पेमेंट रेशियो और कॉन्ट्रैक्ट का वक्त। ये सब सुन वुजी ने सोचा कि मुझे कुछ नया सीखने को मिला। उसने चोई से कहा कि मेरे केस में मुझे पैसे, वक्त और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, राइट? चोई ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि सारी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए ये एक बड़ा मेरिट होगा। अभी के लिए तो शायद तुम किसी कंपनीज या कंडीशन से खुश नहीं होंगे लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तुम्हें एजेंसी की इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। इसलिए मैं डिसाइड कर रहा था कि कितनी डाउन पेमेंट अच्छी रहेगी। ट्रेनिंग से गुजर रहे नौसिखिए एक्टर्स के लिए पेमेंट रेशियो टिपिकली 50-30% से 60-40% होता है। लेकिन तुम ऑलरेडी एक कंप्लीट एक्टर बन चुके हो जिसका मतलब है कि एजेंसी को तुम पर एक पैसा भी खर्चना नहीं पड़ेगा। तो फिर 90-10% का पेमेंट रेशियो जिसमें हम 10% ले वो कैसा रहेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का ही होगा। कम शब्दों में कहा जाए तो मैं तुम्हें हमारी BW एंटरटेनमेंट का टेस्ट लेने की ऑफर दे रहा हूँ। तुम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है या नहीं वो 1 साल बाद डिसाइड कर सकते हो। तो फिर बताओ तुम्हारे इस बारे में क्या विचार है? वूजीन उसकी कंडीशन सुन अंदर ही अंदर हैरान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसे इतनी बढ़िया कंडीशंस कैसे ऑफर कर सकता है। उसने सोचा कि मुझे एक्सपीरियंस तो चाहिए और ऊपर से 90-10% रेशियो और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। किसी पहचान वाले के साथ काम करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक बोनस है कि वो पहचान वाला पर्सन यियोन है। इतना सोच उसने चोई से पूछा कि क्या मैं 2 और कंडीशंस ऐड कर सकता हूँ? एक तो ये कि मुझसे मेरे पास्ट के बारे में कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे और दूसरी ये कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट पे ही काम करूंगा। ये सुन चोई सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि मैंने योन से ये बात सुनी थी कि तुम्हारे पास्ट के रिगार्डिंग कुछ ऐसा सीक्रेट है जो तुम बताना नहीं चाहते। और क्या दूसरी कंडीशन से तुम ये कहना चाहते हो कि तुम प्रोजेक्ट की रिकमेंडेशंस भी नहीं लोगे? वुजीन ने कहा कि नहीं, उतना तो चलेगा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैं खुद डिसाइड करूंगा। चोई ने मन ही मन सोचा कि अगर ऐसा ही है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। इतना सोच उसने वुजीन से कहा कि ये दोनों ही कंडीशंस एक्सेप्टेबल है और कॉन्ट्रैक्ट में ऐड की जा सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन चोई खुश होकर मन ही मन उछलने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं हमारी BW एंटरटेनमेंट के दूसरे एक्टर के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। तभी वुजीन ने उसकी ओर एक कार्ड बढ़ाते हुए बताया कि मुझे ये स्क्रिप्ट रीडिंग के वक्त मिला था। ये कोई एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं बल्कि एक फिल्म कंपनी है। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए बोला था। ये सुन चोई ने खुश होकर कहा कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट और काम एक साथ मिल जाएगा। चलो देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। इतना सोच जैसे ही उसने कंपनी का नाम पढ़ा वो पूरी तरह से भौचक्का रह गया। उसने कहा कि ये तो बॉक्स मूवी है। ये एक बहुत ही बड़ी फिल्म कंपनी है और ऊपर से ये जनरल मैनेजर चोई दोमिन का कार्ड है। वो बॉक्स मूवी में एक इन्फ्लुएंशियल फिगर है। क्या ये डायरेक्टर वो ह्यून के साथ मिले हो सकते हैं? डायरेक्टर वो ह्यून हमारी कंट्री के लेजेंडरी डायरेक्टर्स में से एक है। उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी बॉक्स मूवी के साथ है और ऊपर से वो ह्यून और जनरल मैनेजर दोमिन काफी क्लोज है। लगता है वो तुम्हें कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए तुम्हें जनरल मैनेजर दोमिन से मिल लेना चाहिए। तुम्हें उनसे मिलना ही होगा। मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। इतना बोल उसने कॉल मिला दिया। वुजीन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई बड़ी फिल्म कंपनी है। चोई ने फोन उठते ही बताया कि मैंने सुना है आपने वुजीन को अपना बिजनेस कार्ड दिया था। क्या हम इस बारे में मिलकर बात कर सकते हैं? तभी सामने से जवाब आया कि वो अभी के अभी मिलना चाहते हैं। ये सुन चोई हैरान रह गया। वुजीन भी ये देख कंफ्यूज हो गया।
इसके बाद सीन बॉक्स मूवी फिल्म कंपनी के ऑफिस पे शिफ्ट होता है। वुजीन और चोई वहां बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। चोई ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा कि ये लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं, हमें ऐसे इंतजार करते हुए ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं। क्या वो इस बात से गुस्सा है कि वो डायरेक्टली तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए? वहीं वुजीन वहां लगे मूवी पोस्टर देख सोच रहा था कि मैंने ये मूवीज देखी हुई है। तभी एक बंदे ने वहां पर आते हुए उन लोगों से माफी मांगी और बताया कि मुझे रास्ते में थोड़ा काम आ गया था। ये सुन वुजीन ने सोचा कि मैंने ऐसी बातें डिजाइन कंपनी में काफी बार सुनी है, ये बंदा झूठ बोल रहा है। फिर उस बंदे ने उनके पास आते हुए कहा कि फाइनली हमें मिस्टर वुजीन को मिलने का मौका मिल ही गया, मैं काफी वक्त से इंतजार कर रहा था। वुजीन ने बताया कि मैं एक शूटिंग में बिजी था। ये सुन उस बंदे ने सीरियस फेस बनाते हुए कहा कि अच्छा, ऐसा क्या, लेकिन फिर भी तुमने काफी वक्त लगा दिया। मैं इस बात से ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड था क्योंकि तुमने एक हफ्ते तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। मुझे लगा कि एक नया एक्टर जो अभी अभी इस इंडस्ट्री में आया है वो मुझे इग्नोर कर रहा है। वुजीन उसकी बातें सुन समझ गया कि ये बंदा अपसेट है। फिर उस बंदे ने आगे पूछा कि तुम डायरेक्टर वो ह्यून को तो जानते ही होंगे राइट? मैंने तुम्हारे बारे में उन डायरेक्टर को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे ऑलमोस्ट डांट पड़ने ही वाली थी क्योंकि तुमने अब तक कांटेक्ट नहीं किया था। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। वुजीन ने मन ही मन कहा कि तुम मुझे ब्लेम ही कर रहे हो। फिर उस बंदे ने टेबल पर एक स्क्रिप्ट रखते हुए बताया कि अगर तुम यहाँ ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें ऑडिशन देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स के आगे ये करना बहुत ही आसान होगा। ये रहा सिनारियो, जरा इसे एक बार देख लो। चोई ने वो स्क्रिप्ट व्यूजीन को देते हुए सोचा कि मैनेजर दोमेन इसे ओपनली पुश कर रहे हैं। अगर ये इस डायरेक्टर ह्यून के प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर पाया तो इसकी इन्फ्लुएंस काफी बढ़ जाएगी। तभी मैनेजर दोमेन स्मर्क करते हुए बोलने लगा कि ये बात ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ कि मैं पैसों के रिगार्डिंग कुछ नहीं बता सकता। आखिर ये डायरेक्टर ह्यून की फिल्म है, इन्वेस्टर्स पैसे लेकर लाइन में खड़े हैं। चोई ने उसके बिहेवियर से इरिटेट होकर मन ही मन कहा कि मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये हमेशा से ही ऐसा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इसकी वजह से इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी गवा नहीं सकता। इतना सोच उसने वुजीन से कहा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे तुम्हें हर हाल में एक्सेप्ट करना ही चाहिए। अगर सच कहूं तो ऐसी चीजें नौसिखियों और अनजान एक्टर्स के साथ कभी नहीं होती। वुजीन ने पूछा कि अच्छा, ऐसा क्या? चोई ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि तुम्हें डायरेक्टर ह्यून के प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का ऑफर मिल रहा है, चलो अभी के लिए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वुजी ने कहा कि ठीक है, इसे रिफ्यूज कर दो। चोई खुश होकर बोलने लगा कि बढ़िया, चलो ऐसा ही करते हैं। तभी उसे समझ आया कि अभी अभी वुजीन ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। वो वुजीन से पूछने लगा कि क्या तुमने अभी अभी मुझसे रिफ्यूज करने को बोला? कहीं मुझसे सुनने में तो गलती नहीं हुई ना? वुजीन ने वैसे ही बेफिक्र होकर कहा कि प्लीज उस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दो। ये सुन चोई बहुत चक्का रह गया। वो वुजीन को देख सोचने लगा कि ये इस बात को लेकर एकदम सीरियस है। अब मुझे समझ आया कि यौन इसे स्पेशल केस क्यों कहती है, ये वाकई में अनप्रेडिक्टेबल है। इतना सोच उसने वुजीन से कहा कि लेकिन अभी तो तुमने स्क्रिप्ट के सिर्फ कुछ ही पेजेस पढ़े हैं, क्या तुम अभी से रिफ्यूज करना चाहते हो? पहले थोड़ा शांत हो जाओ। वुजीन ने बताया कि मैं शांत ही हूँ। ये सुन चोई ने कहा कि तो थोड़ा और शांत हो जाओ, क्या तुम सही में इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना चाहते हो? वुजीन ने जवाब दिया कि हाँ, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। ये सुन चोई ने मन ही मन सोचा कि ये बंदा किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही है तो मुझे मना करने से पहले थोड़े अच्छे शब्दों से कवर अप करना होगा। इतना सोच वो हंसते हुए मैनेजर डोमिन से बोलने लगा कि वुजीन को ये स्क्रिप्ट काफी अमेजिंग लगी। डोमिन ने पूछा कि अच्छा, ऐसा क्या? वैसे ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये बात उसकी जगह तुम क्यों बता रहे हो? तभी वुजीन चोई की बात से डिसएग्री कर बोलने लगा कि नहीं, मैं इसे रिजेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन तभी चोई ने उसे कोहनी मारकर चुप करवा दिया। ये देख वुजीन ने सोचा कि क्या ये मुझे अभी के लिए प्रिटेंड करने को बोल रहा है? आगे चोई ने डोमिन को जवाब दिया कि ऐसा इसीलिए क्योंकि वुजीन अभी स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता है। डोमिन ने भी ये सुन खुश होते हुए कहा कि ठीक है। फिर उसने थोड़ा एरोगेंट एक्ट करते हुए कहा कि ऐसे ही स्क्रिप्ट दे देने से ऐसा लग सकता है कि हम उसे कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा हेजिटेंट हूँ। चोई ने भी हंसते हुए उसकी बात से अग्री कर कहा कि अगर ये बात बाहर आ गई कि हम लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई थी तो ये काफी ट्रबलसम होगा। वैसे डायरेक्टर ह्यून वाकई में काफी इंप्रेसिव है, उन्होंने बिना कोई ब्रेक लिए अगला प्रोजेक्ट भी तुरंत ही शुरू कर दिया। इतना बोल चोई सोचने लगा कि सिर्फ स्क्रिप्ट रीड करके ऐसे ही चला जाना थोड़ा अजीब लग सकता है, इसलिए चलो कुछ मिनट्स के लिए थोड़ी बातें कर लेते हैं। भले ही व्यूजीन थोड़ा अजीब हो, लेकिन वो अब BW एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। इतना सोच वो मैनेजर डोमिन से कुछ बातें करने लगा। फिर उसने बताया कि मैं स्केड्यूल चेक करके जितना हो सके उतना जल्दी आपको कांटेक्ट करूंगा। इतना बोल वो निकलने के लिए खड़ा हो गया। ये देख मैनेजर डोमिन ने पूछा कि तो क्या इसका मतलब मुझे फिर से इंतजार करना पड़ेगा? चोई ने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोफाइलर हारियांग की काफी सारी प्रिपरेशंस बाकी है, मैं आपको जल्द ही कांटेक्ट करूंगा। सामने से डोमिन ने पूछा कि क्या तुम ये काम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे वाकई में डायरेक्टर से डांट खानी पड़ेगी। चोई ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। इसके बाद वो उन्हें ग्रीट कर बाहर निकल आया। फिर वो अपने आसपास नजर घुमाते हुए चेक करने लगा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा ना। इसके बाद उसने वुजीन के पास जाते हुए कहा कि जरा 1 मिनट यहाँ आओ। वुजीन भी इससे कंफ्यूज हो गया। तभी चोई ने उसके कान में चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर तुम इसे रिजेक्ट करना ही क्यों चाहते हो? इसके पीछे कोई तो वजह जरूर होंगी, राइट? आखिर क्यों? ये सुन वुजीन मन ही मन सोचने लगा कि हाँ, इसके पीछे एक रीजन तो है। सबस्पेस के मुताबिक ये प्रोजेक्ट ग्रेड F का है, ऐसे में मैं और क्या ही कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट रीडिंग करते वक्त मैं सीक्रेटली सबस्पेस में गया था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वुजीन सबस्पेस में गया था। वहां पर वो उस स्क्रिप्ट का ग्रेड F देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वो सोचने लगा कि ये तो E भी नहीं बल्कि F है, लेकिन ये तो एक लेजेंडरी डायरेक्टर का प्रोजेक्ट है ना,
तो फिर इसे ग्रेड एफ कैसे मिला? क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने वाली है या फिर क्या इसके पीछे कोई और रीजंस है? मैं ये नहीं जानता क्योंकि मैं अभी अभी एक एक्टर बना हूँ। मेरे लिए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के साथ बने रहना ही बेहतर होगा। मैंने सुना है कि फेल होने में कोई दिक्कत की बात नहीं है जब तक उसमें कुछ आर्टिस्टिक वैल्यू हो, लेकिन वो चीज थोड़ा रिकग्निशन पाने के बाद ही काम करती है। इतना सोच उसने वहां से एग्जिट कर दिया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां व्यूजीन मन ही मन बोल रहा था कि इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं इसे ये तो नहीं बता सकता कि ये मूवी एफ ग्रेड की है, राइट? तो चलो अभी के लिए वही बहाना बनाते हैं जो मैंने पहले बनाया था। इतना सोच उसने चोई से कहा कि ये बस मेरी फीलिंग है, या फिर कहा जाए तो मेरे इंट्यूशन के हिसाब से ये एक खराब प्रोजेक्ट है। ये सुन चोई कंफ्यूज हो गया। वो वुजीन से पूछने लगा कि क्या तुमने ये सिर्फ अपनी फीलिंग्स और इंट्यूशन के चलते ही किया? क्या तुम बीमार हो? कहीं तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा ना? वुजीन ने बताया कि मैं एकदम ठीक हूँ, इसलिए प्लीज इस ऑडिशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दीजिए। ये सुन चोई खुद को गाली देने से रोकने की कोशिश करने लगा। उसने वुजीन को देख सोचा कि क्या ये वाकई में एक क्रेजी जीनियस है जो यौन से भी ऊपर हो, या फिर ऐसा बस मुझे ही लगता है। ये बंदा सिर्फ अनप्रेडिक्टेबल ही नहीं बल्कि एक पागल बेवकूफ है। इसके बाद सीन वुजीन के अपार्टमेंट पे शिफ्ट होता है। वो स्क्रिप्ट पकड़कर खुश होते हुए बोल रहा था कि मुझे इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इतना बोल वो वापस से सब स्पेस में जा पहुंचा। वहां उस एफ ग्रेड की स्क्रिप्ट देख उसने सोचा कि वैसे भी मुझे स्क्रिप्ट पढ़े हुए काफी वक्त हो चुका है और ऊपर से ये एक लेजेंडरी डायरेक्टर की स्क्रिप्ट है, इसीलिए मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। शायद इससे मैं पता लगा पाऊंगा कि इसका ग्रेड एफ क्यों है। तभी स्क्रिप्ट में किसी जेम्स नाम के बंदे का ऑप्शन देख वो सोचने लगा कि क्या ये एक फॉरेनर है? ये पहली बार होगा जब मैं एक फॉरेनर की एक्टिंग कर रहा हूँ। इतना सोच उसने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके ऐसा करते ही सिस्टम ने अनाउंस किया कि इंग्लिश की रीडिंग प्रिपेयर हो रही है। ये देख वुजीन सरप्राइज्ड हो गया। सिस्टम ने आगे अनाउंस किया कि प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद वुजीन किसी ग्रे स्पेस में जा पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तभी उसे अपने सामने एक अल्फाबेट दिखाई देने लगा। ये लेटर ए होता है। तभी अचानक से वो लेटर आकर वुजीन में समा गया। इससे वुजीन का राह उठा। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। तभी उसे अपने सामने काफी सारे और अल्फाबेट्स दिखाई देने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो लेटर्स एक के बाद एक आकर उसमें समा गए। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने अनाउंस किया कि इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग पूरी हो चुकी है। सब स्पेस से बाहर निकलकर वुजीन अपनी जगह पे बैठा हांफने लगा। वो सोचने लगा कि अभी आखिर मेरे साथ हुआ क्या। ये सब स्पेस की स्क्रिप्ट रीडिंग से सिमिलर था। उसमें कुछ इंग्लिश लिखा हुआ था। क्या इसका मतलब कि मुझे इंग्लिश आ गई है? व्हाट द हेक हैपेंड टू मी? ओह माय गुडनेस। वुजीन हैरान होकर सोच रहा था कि मेरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एकदम फ्लुएंट हो चुकी है। इंग्लिश तो मेरे मुंह से इतनी स्मूथली निकल रही है कि मैं अमेरिका में भी बिना किसी दिक्कत के रह सकता हूँ। सब स्पेस के चलते स्क्रिप्ट मेमोराइज करना भी ऑलरेडी इंप्रेसिव था, लेकिन अब तो मैं फॉरेन लैंग्वेज भी सीख पा रहा हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मैं बाद में हॉलीवुड में भी जा सकता हूँ? तो क्या इसका मतलब कि मैं अंग्रेजी पढ़ भी सकता हूँ? चलो एक बार चेक करके देखते हैं। इतना सोच वो फोन पे इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करने लगा। वो ये जानकर खुश हो गया कि वो वाकई में इंग्लिश पढ़ पा रहा था। ये देख उसने सोचा कि तो क्या मैं सही में सब स्पेस की मदद से इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेज भी सीख सकता हूँ? ये तो काफी औसम होगा। अच्छा हुआ कि मैंने वो एफ ग्रेड की स्क्रिप्ट पढ़ ली। हालांकि मुझे ये अभी भी नहीं पता कि उसका ग्रेड एफ क्यों है। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके बाद सीन किसी अननोन जगह पे शिफ्ट होता है। वहां पर मोबाइल पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें एक लड़की बता रही थी कि एक हफ्ते पहले डायरेक्टर ह्यून ने मुझे घर तक छोड़ने के लिए लिफ्ट दी थी, लेकिन घर की बजाय वो मुझे एक मोटेल पे ले गए। इससे मैं बहुत ही ज्यादा डर गई और तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकलकर भाग निकली, और उसके अगले दिन मुझे डायरेक्टर की टीम से निकाल दिया गया। ये सुन वहां बैठी लड़की ने पूछा कि आई एम सॉरी, लेकिन क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? सामने से उस लड़की ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैंने गाड़ी में बैठते ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, लेकिन अगर मैंने ये बात दूसरों को बता भी दी तो भी कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। ये सुन इस लड़की ने कहा कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो इंडस्ट्री में एक बड़ा आदमी है, इसलिए मैं उसे अब तक कन्फ्रंट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब इतने सबूत के साथ मैं इसे डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर सकती हूँ। वैसे वो डायरेक्टर एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू करने वाला था, वो शायद अगले हफ्ते होगा। अब डायरेक्टर ह्यून का डाउनफॉल शुरू होने वाला है। फिर हमें अगले दिन वुजीन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। चोई वुजीन को गुड मॉर्निंग बोलते हुए गाड़ी में बैठने को कह रहा था। वुजीन ने भी उसे ग्रीट किया। फिर उसने चोई से कहा कि आप मुझसे कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि मुझे ये पहले ही मेंशन कर देना चाहिए, क्योंकि इसे मेरे साथ फॉर्मली बात करते देख मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। चोई भी उसकी बात सुन पूछने लगा कि क्या मैं वाकई में कैजुअली बात कर सकता हूँ? वुजीन ने गाड़ी में बैठते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। चोई ने आगे पूछा कि वुजीन क्या तुम्हें प्रोफाइलर हारियांग के फर्स्ट शूट की इन्फॉर्मेशन मिली? ऐसा लग रहा है कि जुंग मीन और असिस्टेंट पार्क का ही सीन पहले शूट होने वाला है, और चूंकि तुम नर्वस होने वाले बंदे नहीं हो तो तुम अच्छे से अगले 5 दिनों में उसकी प्रिपरेशंस कर लेना। ये सुन वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि मैं रियली नर्वस हूँ। चोई ने आगे कहा कि अभी के स्केड्यूल के हिसाब से हम शुरुआत तुम्हारी ऑफिशियल प्रोफाइल बनाने से करेंगे, इसीलिए हम सबसे पहले तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर्स निकलवाने जाएंगे। हम एक सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव शॉप से तुम्हारा मेकअप करवाएंगे और फिर प्रोफाइल बनवाने जाएंगे। वुजीन ये सुन सरप्राइज्ड हो गया। वो अजीब से पोजेस के बारे में इमेजिन करते हुए सोचने लगा कि क्या वो लोग मुझसे पोजेस वगैरह करवाएंगे? मैंने ऐसा कुछ भी पहले नहीं किया हुआ। क्या वो एक्टिंग से सिमिलर होगा? वो मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। फिर चोई ने वुजीन को बताया कि मैंने बॉक्स मूवी के ऑडिशन को भी मना कर दिया है। उसे लेकर मैनेजर दोमिन ने काफी हल्ला भी मचाया था। ये सुन वुजीन ने उसे थैंक यू बोला।
चोई ने आगे कहा कि अब हमने बॉक्स मूवी को रिजेक्ट कर दिया है तो उनकी हमको लेकर इंप्रेशन ज्यादा अच्छी नहीं होगी। ये सुन वुजीन ने सोचा कि ये तो काफी नैरो माइंडेड सोच है। फिर उसने बताया कि लेकिन हम उन्हें ऑडिशन के बाद भी रिजेक्ट कर सकते थे। चोई ने उसे नामे जवाब देते हुए बताया कि पहले से ही कुछ भी शुरू ना करना ही ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए फ्यूचर में डायरेक्टर ह्यून के प्रोजेक्ट को पाना मुश्किल होगा। ये सुन वुजीन ने मन ही मन कहा कि हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक F ग्रेड की मूवी में हिस्सा नहीं ले सकता। खैर, अभी मुझे इस बारे में कूल रहना चाहिए। इतना सोच उसने बेफिक्र होकर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन चोई सोचने लगा कि लगता है लेजेंडरी डायरेक्टर के नाम से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाकई में अजीब है। फिर उसने वुजीन से कहा कि ठीक है, वैसे क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? वुजीन ने जवाब दिया कि मुझे एक सूट चाहिए। ये सुन चोई ने पूछा कि भला सूट क्यों? वुजीन ने मन ही मन कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्टर दोंग चुन ने मुझसे बोला है, लेकिन मैं इसे ये बता नहीं सकता, इसलिए शायद मुझे थोड़ा एरोगेंटली जवाब देना चाहिए। इतना सोच उसने चोई को बताया कि मैं उस सूट को माइजियन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में पहनकर जाऊंगा। ये सुन चोई हैरान रह गया। उसने सोचा कि क्या इसे वाकई में यकीन है कि डिटेक्टिव एजेंसी फाइनल्स तक पहुंच जाएगी? इसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर है। इतना सोच उसने वुजीन को बताया कि हाँ, डिटेक्टिव एजेंसी शायद अवार्ड जीत भी सकती है, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी एक सूट जरूरी होता है, इसलिए कंपनी उसे संभाल लेगी। और अगर सूट की बात आ ही गई है तो चलो प्रोफाइल में तुम्हारी एक सूट वाली पिक्चर भी ऐड कर ही देते हैं। ये सुन वुजीन ने इम्प्रेस्ड होकर सोचा कि क्या उनके पास लग्जरी सूट्स भी होते हैं, तो क्या फिर एक और चीज भी पॉसिबल हो सकती है। इतना सोच उसने चोई से पूछा कि अगर पॉसिबल हो तो क्या मुझे एक जापानीज स्क्रिप्ट मिल सकती है। ये सुन चोई सरप्राइज हो गया। उसने वुजीन से पूछा कि अब अचानक से तुम्हें एक जापानीज स्क्रिप्ट क्यों चाहिए? वुजीन ने बताया कि बस ऐसे ही, मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। ये सुन चोई ने कंफ्यूज होकर सोचा कि इसे समझना मेरे बस की बात नहीं है। यौन को संभालना मेरे लिए ऑलरेडी मुश्किल था, और अब ये एक और पागल आ गया। आखिर मुझे क्रेजी लोग ही क्यों मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये क्रेजी लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी हैं। इसके बाद सीन किसी स्टूडियो में शिफ्ट होता है जहाँ फोटोज ली जा रही थी। वहां खड़े लोग वुजीन को हैंडसम बोलकर तारीफ करते हुए पूछ रहे थे कि क्या ये एक नौसिखिया है। चोई भी उनकी बातें सुन खुश हो रहा था। वहीं वुजीन मेकअप और सूट पहन के एकदम डैशिंग बना खड़ा था। ये देख वुजीन खुश होते हुए सोचने लगा कि थोड़ा मेकअप और सूट पहनने की वजह से इसकी वाइब वाकई में चेंज हो चुकी है। वो अब एकदम टॉप एक्टर जैसा लग रहा है। तभी वहां बैठी एक लड़की ने चोई को आवाज लगाते हुए पूछा कि वुजीन की ये फोटोज कैसी रहेगी। चोई ने कहा कि चलो देख लेते हैं। फिर वो वुजीन की फोटो देख बोलने लगा कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है, हम इसे BW एंटरटेनमेंट की वेबसाइट पे लगाएंगे। तभी उसका फोन बजने लगा। ये पीडी मानवू का कॉल होता है। उसके फोन उठाने पर मानवू ने पूछा कि क्या तुम बिजी हो? मैं बस जानना चाहता था कि वुजीन BW एंटरटेनमेंट में अच्छे से सेटल तो कर पा रहा है ना? क्या वो कोई और डायरेक्टर से मिला? सामने से चोई ने कहा कि प्लीज इस बात को एक सीक्रेट रखिएगा, मुझे डायरेक्टर ह्यून से उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का कॉल आया था, लेकिन वुजीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सुन मानवू ने पूछा कि क्या इसकी कोई वजह है। चोई ने बताया कि वुजीन के मुताबिक स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसकी इंट्यूशन को कुछ खराब फीलिंग आ रही थी। ये सुन मानवू हैरान रह गया। वो वुजीन के साथ हुई पहले वाली बात याद कर सोचने लगा कि फिर से इंट्यूशन, क्या इसने कोई जादू टोना किया है? हालांकि ये बात अभी भी अनसर्टन है क्योंकि प्रोफाइलर हायांग और डिटेक्टिव एजेंसी अभी रिलीज नहीं हुए, लेकिन वुजीन की इंट्यूशन कुछ अजीब सी लगती है। क्या उसके पास वाकई में अच्छे प्रोजेक्ट्स को पहचानने की एबिलिटी है? क्या डायरेक्टर ह्यून की स्क्रिप्ट वाकई में उतनी खराब रही होगी? लेकिन अगर वुजीन उन्हें ज्वाइन कर लेता तो क्या ये उसके लिए अच्छा नहीं होता? इतना सोच उसने चोई से कहा कि अब एक्टर ही मना कर रहा है तो हम भी और क्या ही कर सकते हैं। चोई ने भी उसकी बात से अग्री कर कंसिडरेशन के लिए थैंक यू बोलते हुए कॉल काट दिया। मानवू ने सोचा कि इस वुजीन को देखने में काफी मजा आ रहा है। तभी उसका फोन फिर से बजने लगा। ये एक अननोन नंबर होता है। सामने से आवाज आई कि मैं डायरेक्टर ताइक बोल रहा हूँ। ये सुन मानवू पूरी तरह से हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि आखिर वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स पूरे देश को छोड़ अचानक से मुझे ही कांटेक्ट क्यों करेंगे। तभी सामने से डायरेक्टर ताइक ने बताया कि मैंने तुम्हारा नंबर इसलिए लिया क्योंकि मैं किसी चीज को लेकर क्यूरियस था। मैंने सुना है कि तुम एक ड्रामा की तैयारियां कर रहे हो, राइट? क्या मैं सीक्रेटली आकर उसके पहले दिन की शूटिंग देख सकता हूँ? ये सुन मानवू कंफ्यूज हो गया। डायरेक्टर ताइक ने आगे बताया कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब तक मैं कोई चीज खुद से ना देखूं तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता, इसलिए मैं तुमसे ये फेवर मांग रहा हूँ। उसकी बात सुन मानवू सोचने लगा कि क्या ये जुंगमीन की वजह से हो सकता है, लेकिन जुंगमीन जैसे टॉप एक्टर के लिए तो किसी भी तरह के कॉन्फर्मेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डायरेक्टर ताइक एक स्टबर्न इंसान है, वो एक्टर के नाम से ज्यादा उसकी स्किल की वैल्यू करते हैं। इतना सोच उसने जवाब दिया कि ठीक है, मैं जल्द ही आपको एग्जैक्ट डेट एंड टाइम के साथ कांटेक्ट करूंगा। फिर कॉल काटकर वो सोचने लगा कि तो इसका मतलब डायरेक्टर ताइक शूटिंग देखने आ रहे हैं। शायद ये उस मॉन्स्टर वुजीन के बारे में भी हो सकता है। इसके बाद सीन किसी अननोन जगह पर शिफ्ट होता है जहां एक बंदा पूछ रहा था कि पीडी मानवू ने क्या जवाब दिया। डायरेक्टर ताइक ने मुस्कुराते हुए बताया कि मानवू ने हाँ बोला है, वैसे उसका नंबर देने के लिए शुक्रिया। अब तुम्हारी वजह से मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी करने में आसानी होगी। ये सुन उस डायरेक्टर जिसका की नाम ली गिलजू होता है, उसने पूछा कि आखिर ये किस बारे में है। तभी उसके सामने बैठा एक और बंदा बोलने लगा कि अभी के लिए हमारी पोजीशंस होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं और ताइक हम दोनों जल्द ही अपने अपने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं। डायरेक्टर गिल ने उसकी बात से एग्री करते हुए कहा कि तुम बता रहे थे कि तुम अगला प्रोजेक्ट जल्द ही स्टार्ट करने वाले हो, क्या तुमने अब तक उसके ऑडिशंस लिए? ये सुन वो बंदा बोलने लगा कि मैं ऑडिशंस के बारे में ही बात करना चाहता था। दरअसल ये बंदा डायरेक्टर ह्यून होता है।
ह्यून बोलने लगा कि रिसेंटली मैंने कुछ अब्सर्ड चीज एक्सपीरियंस की। एक बेनाम एक्टर ने मेरे ऑडिशन को इंसल्ट किया। मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आखिर वो खुद को समझता क्या है? कम से कम उसे मेरे सामने आकर पोलाइटली बात करनी चाहिए थी। सामने से डायरेक्टर गिल ने उसकी बात से एग्री करते हुए पूछा कि वैसे उस बंदे का नाम क्या है? ह्यून ने चिढ़ते हुए बताया कि उसका नाम वूजीन है, वो बस एक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। अगर वो कभी तुम्हारे सेट पर आए तो उसे भगा देना। उसके जैसा बंदा सक्सेसफुल होना डिजर्व नहीं करता, फिर चाहे उसकी एक्टिंग अच्छी ही क्यों ना हो। ये सुन डायरेक्टर ताइक ने कहा कि उसका भी कोई रीजन रहा होगा, राइट? पर्सनली मेरा मानना है कि अगर एक्टर की एक्टिंग अच्छी हो तो सब कुछ ठीक है। उसकी बात सुन ह्यून भड़कते हुए पूछने लगा कि क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है? उसके जैसे बंदे को शुरू से ही उसकी औकात दिखानी ही चाहिए। सामने से डायरेक्टर ताइक ने कहा कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम में ही कॉन्फिडेंस की कमी है। ये सुन ह्यून ने चिढ़ते हुए पूछा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा रूड हो रहे हो? डायरेक्टर गिल भी उन दोनों को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। अपने फोन पर कुछ देख वो चौंक गया। ह्यून और ताइक भी ये देख सरप्राइज हो गए। फिर डायरेक्टर गिल डायरेक्टर ताइक के कान में कुछ बताने लगा। ये देख ह्यून ने पूछा कि तुम लोग ये क्या फुसफुसा रहे हो? अभी डायरेक्टर गिल ने अपनी जगह से खड़े होकर बहाना बनाते हुए कहा कि मुझे एक जरूरी काम आ गया है, इसीलिए मैं निकल रहा हूँ। इतना बोल वो वहां से निकल लिया। ये देख ह्यून ने पूछा कि आखिर वो क्या फुसफुसा रहा था। तभी डायरेक्टर ताइक ह्यून से बोलने लगा कि अभी के लिए तुम्हें वूजीन जैसे किसी अनजान एक्टर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सुन ह्यून कंफ्यूज हो गया। डायरेक्टर ताइक ने अपना फोन उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि ये वक्त दूसरों को क्रिटिसाइज करने का नहीं है, तुम्हारी खुद की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ह्यून भी फोन पे अपने बारे में ब्रेकिंग न्यूज पढ़कर चौंक गया। किसी 9 लाख सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल ने उसकी गंदी करतूतें एक्सपोज कर दी थी। ये देखकर ह्यून के तो होश ही उड़ गए। डायरेक्टर ताइक ने अपना फोन वापस लेते हुए पूछा कि क्या मेरी पहले कही गई बात याद है? कुछ वक्त के लिए ये पोजीशन होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होगा, और जिस हिसाब से ये न्यूज चल रही है उससे तो लगता है कि वो वक्त पूरी जिंदगी हो सकता है। तुमने एक गुनाह किया है, इसलिए तुम्हें सजा तो भुगतनी ही होगी। अपना ख्याल रखना और साथ ही अपने किए कर्मों का पश्चाताप भी कर लेना। इतना बोल डायरेक्टर ताइक वहां से निकलने लगा। पीछे से ह्यून उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोलने लगा कि इसमें जरूर कुछ गलत फहमी हुई है, मुझे इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। तभी उसका फोन बजने लगा। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने परेशान होकर मन ही मन कहा कि अब तो मेरे गए। इसके बाद सीन प्रोफाइलर हारियांग की शूटिंग वाली जगह पे शिफ्ट होता है। वूजीन भी वहां पहुंच चुका था। वहां पर स्टाफ के लोग बहुत सारी तैयारियां करने में लगे हुए थे। वूजीन ये देखकर हैरान रह गया।